हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास विद्रोही और आज हम चर्चा करेंगे ड्रग्स के ऊपर। हम कितनी मात्रा में ड्रग्स रख सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चाओं में भी है। अभी गुजरात के एक पोर्ट के पास में बहुत करोड़ों रुपए की जो हीरोइन है वो पकड़ी गई है। अक्सर ये चर्चाओं में रहता है। कुछ दिनों पहले ही शाहरुख खान के बेटे के ऊपर भी ड्रग्स का केस लगा था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। तो ये चर्चाओं में रहता है। नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो क्या काम करता है, हम कितनी मात्रा में ड्रग्स को रख सकते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप केस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारी है, बेहतरीन जानकारी, वो आपके लिए मिलती रहेगी लगातार। मैं कोशिश करता हूं कि आपको उन मामलों के बारे में जरूर पता हो जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ड्रग्स के। देखिए, ड्रग्स जो होती है, इस ड्रग्स की यदि बात की जाए तो शरीर में उत्तेजना पैदा करने का काम करते हैं। हो दूसरी तरीके से अगर समझा जाए तो ये जो दिमाग है, उस दिमाग को कॉन्शियस लेकर जाते हैं, कॉन्शियस माइंड को करने का काम करते हैं। अब ये क्या है, किन स्थितियों में है या कितने प्रकार की होती है, उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ड्रग्स होती हैं, ये कितनी मात्रा में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या फिर इनके सेवन करने की, बिक्री करने के लिए संबंधित क्या प्रावधान है या कौन से कानून है। तो सबसे पहले इसके कानून के बारे में समझ लीजिए। वो कानून जो है वो एनडीपीएस एक्ट है, अधिनियम है। अगर मैं नशे के बारे में बात करूं तो दो प्रकार की नशीली दवाइयां होती हैं, जिनमें एक होती है नारकोटिक्स और दूसरी होती है साइट्रोपिक्स। अब ये जो दवाइयां होती हैं, यदि मैं नारकोटिक्स की बात करूं तो ये जो नारकोटिक्स है, इस नारकोटिक्स को बनाने के लिए जो नेचुरल, प्राकृतिक जो चीजें होती हैं, उनसे इनका निर्माण किया जाता है। साथ ही जो साइकोट्रोपिक्स होती हैं, इनके लिए बनाने के लिए दो या दो से अधिक प्रकार के केमिकल्स, रसायनों का उपयोग करके इनको बनाया जाता है। देखिए, इनमें से कुछ दवाइयां जो होती हैं वो मेडिकल के लिए, मतलब हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, उनको कड़ी निगरानी में बनाया जाता है और उनको रखने का जो रखरखाव का काम है वो भी कड़ी निगरानी में किया जाता है। अब ये जो एनडीपीएस एक्ट है, इस एनडीपीएस एक्ट की यदि मैं बात करूं तो केंद्र सरकार प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट जारी करती है, मतलब जिनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का प्रतिबंध है, मतलब आप उन्हें खरीद बिक्री करने के लिए नहीं कर सकते हैं या नहीं उनको क्या कर सकते हैं, इजी वे में नहीं बेच सकते हैं। तो उसकी एक लिस्ट जारी करती है, जिन्हें समय समय पर राज्य सरकारों की सलाह पर अपडेट करने का काम जो है वो भी किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये जो एनडीपीएस एक्ट है, इस एनडीपीएस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है या किस तरीके से नारकोटिक्स दवाइयां जो हैं, उन नारकोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये जो नारकोटिक्स दवाइयां होती हैं, इन नारकोटिक्स दवाइयों की यदि बात की जाए तो ये जो नींद लाने का काम करती है, प्राकृतिक, मैंने पहले ही बताया है कि ये जो होती हैं ये प्राकृतिक चीजों से बनाई जा सकती हैं। इनमें जैसे चरस आता है, साथ ही गांजा आता है, अफीम है, हेरोइन है, कोकेन है। इस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग्स का इस्तेमाल इनके रूप में किया जाता है। दूसरी साइकोट्रोपिक्स होती हैं, इसका मतलब होता है कि जो दिमाग पर असर डालती हैं, जिन्हें दो या दो से अधिक प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, इनसे बनाया जाता है। ये जो दवाइयां होती हैं सीएमडी, एमएसडीए या अल्प्राप्लोजम होती हैं, जिनका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। अच्छा, इनमें से कुछ दवाइयां जो होती हैं वो जीवन रक्षक होती हैं, मतलब हमारे जीवन को बचाने में कारगर होती हैं, जिन्हें बिना किसी मेडिकली सलाह के आपके यूज करते हैं तो वो खतरनाक नशा पैदा करने का काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक खांसी की दवाई आती है कोडीन, या जिसमें कोरेक्स नाम ले दिया जाता है। अब ये कोरेक्स जो दवा है, पहले नॉर्मली मेडिकल स्टोर पर आप मांगते थे और मिल जाती थी, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का नशीला, जो कि आपके जो अफीम होता है, उसी से तैयार किया जाता है। अब ये जो दवाई थी, इसे नॉर्मली 30-35 40 रुपए में आप एक बोतल के रूप में मिलती थी और उसे पीकर लोग नशा करने लगे। जैसे ही पता चला तो इसके ऊपर पाबंदी कर दी गई। अब भी मिलती है, लेकिन जो डॉक्टरी सलाह, जो डॉक्टर की पर्ची होती है, उसी पर्ची पर यदि लिखा जाए तब ही मेडिकल स्टोर वाला आपको दे सकता है। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि जो मेडिकल दवाइयां होती हैं, जो शरीर के लिए या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन वो मेडिकल या डॉक्टर की सलाह से ही आपको दी जाती है।
अब देख लेते हैं कि ये जो मेडिकल की कहा जाए एनसीपी जो है, ये एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, सेंट्रल ब्यूरो या कंट्रोल ब्यूरो, ये छापेमारी की अंजाम देती है। जैसे मान लीजिए इसे पता चला, इस बॉडी को, सरकार की एक संस्था है, यदि इसको पता चला कि आपके पास इस प्रकार की दवाइयां हैं और ज्यादा मात्रा में है, तो वह छापेमारी और कार्रवाई का जो है वो इंतजाम करती है या अंजाम देती है। इसका जो गठन किया गया था, ये गठन किया गया था 17 मार्च 1986 में। अब मैंने कहा कि एनडीपीसी एक्ट जो है वो कब बना, ये बना था 1985, और 86 में किसका गठन कर दिया गया, एनसीबी का। संसद ने 1985 में ही नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1985 को गठन किया था। अब मैं इसमें बता दूं कि ये जो एक्ट बना था, इस एक्ट में, ये 1985 में जो एक्ट बना है, इसमें 1988 में, उसके बाद 2001 में और 2014 में अमेंडमेंट मतलब संशोधन किए जा चुके हैं। 1988, 2001 और 2014। अब जान लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा में ये रख सकते हैं और कितनी मात्रा में नहीं रख सकते। उसके लिए कुछ प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट के। ये जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान है, यदि इनकी धारा 41 की बात की जाए, किस 41 धारा के अंतर्गत सरकार को नशीली दवा का सेवन करने वालों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र, रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना करने का अधिकार है। आपने कई बार जगह देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र या इस प्रकार के कुछ एनजीओ चलाए रहते हैं जो आपको नशे की तरफ बढ़ने से रोकते हैं और आपको वापस उस दुनिया में लेकर आते हैं जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। अब सेक्शन जो 42 है, इस सेक्शन 42 की यदि बात की जाए तो जांच अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के, इसका मतलब है कि वह बिना किसी अधिकार के या न्यायालय के वारंट के आपके तलाशी ले सकता है, मादक पदार्थों को जब्त कर सकता है और गिरफ्तार करने का अधिकार किसे दिया गया है, जांच अधिकारी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एनडीपीएस एक्ट जो है, इसके तहत राज्य की पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, मतलब जो स्टेट पुलिस है वो भी कार्रवाई कर सकती है, और सेंट्रल का तो करता ही है एनसीबी। इसके बाद अलग अलग जो केंद्र है वो भी बनाए गए हैं, जो नारकोटिक्स विभाग के ही डिपार्टमेंट है वो भी इस मामले में कार्रवाई करते हैं। यदि नशीले पदार्थों की तस्करी या इसके अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो इसके ऊपर भी एनसीबी जो है वो नजर रखती है। अब देखते हैं कि ये मात्रा जो है कि भाई कितनी मात्रा में रखी जा सकती है और कितनी मात्रा में रखने पर इसका जुर्माना या कारावास का प्रावधान है। तो मैंने इसमें कुछ ऐसे जो पदार्थ है नशीले, उनको रखा है। सबसे पहले चरस जो है, यदि इसकी अल्प मात्रा की बात की जाए तो 100 ग्राम, और व्यावसायिक मात्रा की बात की जाए तो 100 ग्राम 1 किलो तक अधिकतम। कोकेन 2 ग्राम से 100 ग्राम तक या इससे अधिक हो सकती है। गांजा 1 किलोग्राम तक या 20 किलोग्राम से अधिक जो है व्यावसायिक मात्रा। ये अल्प मात्रा और व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल पर्पस, व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल जिसे बेचने, खरीदने फरोख्त करने का काम है, और अल्प मात्रा की उसे यूज करने का ही। हेरोइन जो है वो 5 ग्राम तक और 250 ग्राम या इससे अधिक जो है व्यावसायिक। अफीम 25 ग्राम और कॉमर्शियल पर्पस के लिए 2.5 किलो या इससे अधिक। मोर्फिन 5 ग्राम न्यूनतम और 250 ग्राम और इससे अधिक जो है वो कॉमर्शियल। कोडीन, मैंने कहा कि जो कोरेक्स है उसमें कोडीन, और यह 10 ग्राम तक न्यूनतम और 1 किलो या 1 किलो से अधिक कॉमर्शियल। एमडीएमए आधा ग्राम और 10 ग्राम या इससे अधिक जो है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो सकती है। अब देखिए इसमें हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन, कोडीन जो है ये बहुत सारे एल्केलाइड्स हैं, और ये एल्केलाइड्स हैं वो किससे मिलते हैं, अफीम से। तो राजस्थान में जो अफीम पैदा की जाती है, उस अफीम में देखना ऊपर के ऊपर एक डोडा सा आता है, उसमें चीरा लगाया जाता है। उस चेहरे से दूध नुमा संरचना लेटेक्स निकलता है। उस लेटेक्स से अलग अलग इनकी जो क्या है कि अलग अलग मात्रा जो है वो अलग कर ली जाती है प्यूरिफिकेशन के दौरान, प्रोसेस के दौरान केमिकली प्रोसेस होता है। उसके बाद उसमें से बहुत सारी चीजें अलग कर ली जाती है, और उसी में से हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन, कोडीन, ये लगभग 25 प्रकार के एल्केलाइड्स उससे प्राप्त किए जाते हैं, जो कि एक नशे का रूप है। अच्छा, एक चीज और समझना कि जो आपने गांजा वगैरह देखा होगा, या जो जिसको डोडा पोस्ट बोल देते हैं, ये जो डोडा पोस्ट है वो उसमें से दूध के निकलने के बाद जो भाग बच जाता है, जो चूरा बच जाता है, उसे डोडा पोस्ट बोलते हैं। उसमें भी नशे की मात्रा है। और एक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अफीम का बीज होता है, केवल और केवल वह बीज ही ऐसी जगह है जहां पर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं पाया जाता है। इसके अलावा पूरे भाग में नशीला पदार्थ जो अफीम है उसमें पाया जाता है।
अब देख लेते हैं कि ये जो किसी भी प्रकार की हल्की या मात्रा पाई जाती है या व्यावसायिक मात्रा पाई जाती है, तो इसमें जुर्माने का या सजा का प्रावधान क्या है। मान लीजिए किसी के पास हल्की मात्रा पाई जाती है या अल्प मात्रा पाई जाती है, तब भी सजा का प्रावधान है। और सजा कितनी हो सकती है, 1 साल तक का कारावास या 1000 रुपए से जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, मान लीजिए सजा हो गई तो इसमें बेल मिल सकती है। यदि लेकिन बार बार मान लीजिए कोई अपराध कर रहा है तो बेल नहीं मिल सकती है। देख लिया जाएगा, पहली बार है तो ठीक है, बेल मिल जाती है, लेकिन यदि बार बार वह हैबिट है उस आदमी की और वह तस्करी करने का काम करता है तो उसे बेल नहीं दी जा सकती। व्यवसायिक कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी यदि पकड़ा जाता है तो उसे 10 से 20 साल तक का कारावास और साथ में 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और ऐसी स्थिति में जमानत का प्रावधान नहीं है, मतलब नॉन ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, दूसरी बात निकल कर आती है कि यदि अल्प और व्यावसायिक धाराएं जो है उसके बीच में या कहा जाए इतनी मात्रा मिली है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बीच की कोई मात्रा मिलती है तो 10 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों किए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, ऐसे मामलों में जमानत का मिलना या ना मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से नशीले पदार्थ मिले हैं, मतलब उसके टाइप्स क्या है, और दूसरा कौन कौन सी धाराओं के किन किन सेक्शंस के अंदर उसे गिरफ्तार या कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, यह इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है। उसके बाद देखते हैं कि अभी एक करंट में था कि गुजरात के पास एक बहुत ही लगभग मैं आइडिया तो शायद कंफर्म नहीं हुए, लेकिन इसके आसपास था कि 5000 करोड़ रुपए के आसपास हेरोइन, जो कि आप फोटोज में बैग्स देख पा रहे हैं, इन बैग्स में या शायद 5000 किलोग्राम था आई थिंक, तो इतनी मात्रा में, बहुत भारी भरकम मात्रा में हेरोइन मिली है। और ये जो है हर साल या लगभग कहा जाए हर महीने पाकिस्तान से इंडिया के तरफ फेंक दी जाती है, तस्करी की जाती है, बंदरगाहों पर आती है, गोवा के रास्ते आती है, फिर पूरे भाग में या स्टूडेंट्स को भेजी जाती है, तो ये चर्चाओं में रहता है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये आपको ये जानना चाहिए कि ये क्या है, एनसीबी किस तरीके से काम करती है या किन धाराओं में इसे गिरफ्तार किया जा सकता है, बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो आज का जो सेशन था ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण था आपके लिए। आपसे फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिए, साथ ही इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियोस या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सूचना लेकर आता हूं तो आपको तुरंत प्रभाव से वो आपको जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।